Hello students, so welcome to the first class of your scalars and vectors. So in this class we are going to discuss about what is called a scalar quantity, then what is called a vector quantity, then how you can represent a vector, then some terms connected with the vectors or different types of vectors we are going to discuss. Then with which we can add or subtract the vectors that can be understood by the triangles law of vector addition and parallelogram law of vector addition. So in this class these are the things we are going to discuss. So actually, as we already know, there are different types of physical quantities. So how can we define, हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक वेक्टर बोलेंगे और कैसे एक स्केलर बोलेंगे, ठीक है, वो हम लोग कैसे जान सकते हैं. तो स्केलर क्वांटिटी हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ उसका एक अमाउंट होगा और मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है. तो जैसे सम सब्सटेंस गिवन है, 1 किलो का सब्सटेंस गिवन है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है. तो ये सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट जो है वो गिवन है. तो जैसे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज है मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोग उसे बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है. देन वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर टू क्वांटिटी एक क्वांटिटी है जो जिसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है. सो इसे हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी. और यहाँ पर जैसे लिखा है, दीज आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे व्हाट इज ए वेक्टर, वेक्टर किसको बोला जाता है? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. एक अगर सिंगल डायरेक्शन में कोई लाइन डायरेक्टेड है तो हम लोग उसे वेक्टर बोलेंगे. इट डजंट हैव मल्टीपल डायरेक्शन, इट हैज अ सिंगल डायरेक्शन. देन व्हेन यूज्ड ओवर द हेड सिंबल, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो हेड सिंबल है तो हम लोग उसे वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है. रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट. आप लोगों को याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. देन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स मार्क्स इनटू एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 kg का सब्सटेंस है एंड 3 kg का सब्सटेंस है, तो हम लोग उसे जनरली ऐड करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिर 5 kg का सब्सटेंस है तो मास गिवन है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग ऐड करते तो वो डायरेक्टली सम हो जाएगा. लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम लोग उसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली उसे तो ऐड नहीं कर सकते, तो हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज जो होता है वो अलजेब्रिकली वो एडेड नहीं हो सकते, उनके लिए उनको दो जनरली जो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है. तो लेट्स नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, कि हम लोग ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसमें आप लोग को जनरली ये सिर्फ याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आता. ए वेक्टर कैन बी, फिर भी देख लीजिए, ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है. ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. अगर कोई डायरेक्शन गिवन है तो उसी लाइन पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. देन कॉट ए लेंथ ऑफ द लाइन सो दैट इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऑन ए सर्टेन कन्वीनियंट स्केल. तो अगर लेट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और इट इज़ मूविंग इन 3 किलोमीटर पर आवर, एक डायरेक्शन में वो 3 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में ही हम एक सिग्निफिकेंट लेंथ का, जितना हमें कन्वीनियंट होगा उतनी लेंथ का हम लोग कट करके उसको रख सकते हैं, और उसी जो मैग्नीट्यूड होगा और वही जो लेंथ होगा वही उसको हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं. तो पुट एन एरोहेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर
ए वेक्टर इज रिटन विथ एन एरोहेड। तो एक वेक्टर को कैसे लिखा जाता है वो सिर्फ यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे फोर्स हो, तो उसके ऊपर हम लोग एक एरोहेड रखेंगे तो ये बोला जाएगा दिस इज ए वेक्टर। एक्चुअली जनरली क्या होता है, सम बुक्स में और सम जब हम लोग हायर स्टडी में जाते हैं तो लेट ओनली एफ लिखा गया है, तो हम लोग उसे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही समझते हैं, उसका वेक्टर नहीं समझते। तो उसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है देन वी हैव टू पुट एन एरोहेड। तो इसीलिए ही यहाँ पर बोला गया है कि एक वेक्टर को हम इसी सिंबल में लिख सकते हैं। देन आता है सम टर्म्स कनेक्टेड विथ वेक्टर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट आता है नॉल वेक्टर। नॉल वेक्टर, नॉल मतलब क्या, ज़ीरो और नथिंग। ठीक है, नॉल वेक्टर यहाँ पर ज़ीरो ही समझिए। सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसका डायरेक्शन है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम लोग उसे बोलते हैं नॉल वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एनी डायरेक्शन, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। तो जैसे एक डॉट है, एक डॉट आपने जैसे दिया, लेट इट सिम्बोलाइजेस द वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर उसको हम लोग, हमें नहीं पता वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डॉट है, सिंगल डॉट है, तो इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ज़ीरो है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। तो उससे हम लोग एक नॉल वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर नॉल वेक्टर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है वही देखते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है आपको ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखना होगा। सो इट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से ज़ीरो मैग्नीट्यूड है। आर्बिटरी डायरेक्शन, तो डेफिनेशन में से हमको दो प्रॉपर्टीज़ उसका मिल गया, इट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड इट हैज़ आर्बिटरी डायरेक्शन। देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। तो मैंने जैसे बोला एक डॉट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं दिस इज ए नॉल वेक्टर। ठीक है, देन व्हेन ए नॉल वेक्टर इज एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए गिवन वेक्टर द रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम वेक्टर। तो जैसे जीरो को एनी नंबर से ये सबट्रैक्ट कर दे तो वही नंबर होता है ना। तो वही केस यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि कोई भी नॉल वेक्टर को किसी वेक्टर से सबट्रैक्ट करो। ठीक है, सो हम लोगों को मिलेगा क्या, दिस विल बी द सेम वेक्टर। ठीक है, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉल प्रोडक्ट विथ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, नॉल वेक्टर इज, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में जीरो को कंसिडर करते हैं कि वो ऐड होगा किसी के साथ, तो उसका वैल्यू वो जिसके साथ वो ऐड हुआ होगा वही होगा। देन अगर जीरो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। वैसे ही यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए नॉल वेक्टर विथ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए नॉल वेक्टर विथ एनी वेक्टर इज ए ऑल्सो ए नॉल वेक्टर। तो एक्चुअली हम लोग जब वेक्टर फर्दर स्टडी करेंगे तो हम लोग एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दैट इज ए डॉट बी। ठीक है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो जब हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लेट ए इज द इज ए गिवन वेक्टर एंड बी अगर एक नॉल वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो इसका इक्वल होगा और इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। और अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो एक नॉल वेक्टर। एक्चुअली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो बोला गया है, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसीलिए यहाँ पर एक नॉल वेक्टर बोला गया है। ठीक है, देन आते हैं व्हाट इज कॉल्ड एन इक्वल वेक्टर। टू इक्वल वेक्टर्स आर सेड टू बी two vectors are said to be equal if they possess the same magnitude and the same direction। एक अगर एक जैसे यहाँ पर गिवन है दो वेक्टर, लेट यहाँ पर ए वेक्टर गिवन है और एक बी वेक्टर गिवन है। ठीक है, इन दोनों का डायरेक्शन वही सेम है, उसी डायरेक्शन में है, तो उसका जो
अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, जैसे उसका लेंथ सेम होगा, दोनों ही वेक्टर का अगर लेंथ सेम होगा और उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, अगर सेम होगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। सो यहाँ पर जैसे इस गिवन फिगर में है, तो लेट हम लोग इसे बोलते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। सो एक ए जो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ 0 से एंड वो गया 3 तक, देन बी का कहाँ से 1 से और वो गया 4 तक। तो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है और उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ है, मैग्नीट्यूड है इसका जो, वो इक्वल हो गया, ठीक है। और उसका डायरेक्शन भी क्या है, वही सेम उसी डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। देन आते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो वहाँ पर और एक चीज़ हमारे दिमाग में आया होगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया जाए लेकिन मैग्नीट्यूड को सेम रखा जाए, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर ऑफ अनदर वन इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन हैविंग द सेम लेंथ। यहाँ पर जो सेम लेंथ गिवन है दैट इज द सेम मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम एज दैट ऑफ द सेकेंड एंड इज डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। देन आता है को इनिशियल वेक्टर। तो जैसे को मीन्स क्या, को इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमन। कॉमन मीन्स द सेम, ठीक है, एक सेम पॉइंट से जो इनिशिएट हो रहा होगा, एक सेम पॉइंट से जो वेक्टर्स इनिशिएट हो रहे होंगे हम लोग उसे बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। तो जैसे यहाँ पर गिवन है ओ सी वेक्टर है, यहाँ पर ओ बी वेक्टर है और एक ओ ए वेक्टर है। तो उनका वो एक किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो एक ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक उनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इसी ये तीनों वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे कि ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर द को इनिशियल्स वेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। देन आ रहा है को लीनियर वेक्टर। को लीनियर मतलब क्या, वो एक को मीन्स कॉमन और सेम एंड लीनियर मीन्स दैट इज द सेम लाइन। तो यहाँ पर एक चीज़ आता है कि हम लोग जैसे रोड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आइदर हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, दो गाड़ी लेट अस एज्यूम कि एक रोड में दो गाड़ी मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो या आइदर वो क्या हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और एक क्या हो सकता है, और एक हो सकता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन क्या होगा, वो हमेशा पैरेलल ही रहेंगे और एक प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन में वो लोग एक ही प्लेन तो एक पैरेलल में ही रहेंगे, इसको समझिए पैरेलल। और अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या होगा, पैरेलल वेक्टर्स, और वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग उसे बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या है। तो वेक्टर्स हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक सिंगल लाइन पे है, ठीक है, आर कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर्स। और उसी कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर दो चीज़ें आती है, वो है क्या, एक इज वन इज पैरेलल वेक्टर और एक है एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, अगर दो लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके अंदर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो हम लोग उसे बोलेंगे कि पैरेलल वेक्टर्स। सो टू वेक्टर्स व्हिच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर और एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि एक पैरेलल वेक्टर और एक एंटी पैरेलल हम लोग बोल सकते हैं,
जब उसका पैरेलल में सेम डायरेक्शन होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप लोग नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर में क्या देखे थे कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन में इक्वल में था सेम डायरेक्शन एंड नेगेटिव में था क्या ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर पैरेलल वेक्टर्स का वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो सकते हैं लेकिन वो लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और एंटी पैरेलल में क्या उन लोगों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में मूव करेंगे और एक पैरेलल ही मूव कर सॉरी एंटी पैरेलल वो लोग मूव करेंगे। एक अगर सिंगल डायरेक्शन में अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वाला उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। देन आते हैं कोप्लानर वेक्टर। तो जैसे को इनिशियल कॉमन इनिशियल पॉइंट, देन कोलिनियर कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, लाइकवाइज कोप्लानर आता है। तो इनका क्या होगा, प्लानर मतलब इट रिप्रेजेंट्स ए प्लेन, ठीक है। तो अगर एक प्लेन एक्चुअली हमारा क्या हो सकता है, दो एक्सिस टू कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हो सकता है प्लेन, दैट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को लेके हो सकता है, या फिर वो हो सकता है जेड एंड एक्स को लेके हो सकता है, या फिर वाई एंड जेड को लेके हो सकता है। इम्पोर्टेंट सिर्फ चीज़ इसमें यह है कि एक प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करेंगे। तो कोप्लानर वेक्टर्स हम लोग किसे बोलेंगे, कोई भी अगर प्लेन में जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है कि कोई भी एक प्लेन में कोई भी वेक्टर हो, उसका डायरेक्शन सेम हो, अपोजिट हो, या फिर अपोजिट ना हो कि कोई भी आर्बिटरी डायरेक्शन हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ इसमें हमें देखना है कि वो एक ही प्लेन में है, ठीक है। इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इट मे बी ऑपोजिट, इट मे बी सेम, इट मे बी एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, लेकिन उसको एक ही प्लेन में अगर वो वेक्टर्स हैं तो उन्हीं वेक्टर्स को हम लोग कोप्लानर वेक्टर बोलेंगे। तो 3 or more vectors are said to be coplanar vectors if they are in the same plane, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। देन आता है नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज सेड टू बी नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और ए फ्री वेक्टर। एक वेक्टर जैसे हम लोग एक वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जैसे आप लोगों के कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एसकेडीएवी से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, गिवन है कि फिक्स्ड है कि आप एसकेडीएवी से स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों का कोई भी रैंडम कहीं पर भी से आप लोग अगर इनिशिएट कर सकते हो, उसको एक वेलोसिटी आप लोग मेजर कर सकते हो, तो आप लोग क्या है, फ्री वेक्टर हो, आप फ्री हो कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे कोई वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट कभी भी फिक्स नहीं होगा, हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट से उसको ले सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। देन आता है लोकलाइज्ड वेक्टर, तो उसका अपोजिट वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। इनिशियल पॉइंट को हम लोग यहाँ पर टेल भी बोले हैं, वेक्टर का टेल, सो इट इज फिक्स्ड एंड इज सेड टू बी लोकलाइज्ड और ए फिक्स्ड वेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। देन आते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एक स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो हम लोग उसे ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी का बहुत मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, उसके लिए हम लोग दो लॉ गिवन है, दैट इज द ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले आते हैं इसके स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है, इट कैन बी स्टेटेड एज इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the given triangle taken in the opposite order।
तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है कि अगर अगर आप लोगों ने एक ट्रायंगल लिया है, एनी ट्रायंगल, ठीक है, और एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल आपने लिया है, अगर दो गिवन वेक्टर्स जिसका हमें एडिशन करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, हम लोगों को ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का वेक्टर एडिशन करना है। और तो हम लोग अगर उसका वेक्टर एडिशन करेंगे और वो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल का दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से इक्विवेलेंट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में वो इक्विवेलेंट है और टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर यहाँ पर क्या क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे यहाँ पर ऐसे गिवन है दिस इज ए, ठीक है, तो उसी ऑर्डर में ही वो जा रहा है, यहाँ से जैसे यहाँ से चलना वो स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन में, देन यहाँ से वो चल के ऐसे डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेम ऑर्डर। लेकिन अगर वही चीज़ ऐसे हो जाती, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है, ये ऐसे यहाँ से जा रहा है लेकिन ये इधर से आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट ऑर्डर। तो ट्रायंगल्स लॉ में हमेशा याद रखना, जिन दो वेक्टर्स का हम लोग एडिशन कर रहे हैं वो एक ट्रायंगल का दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो उसी ट्रायंगल का और एक साइड होगा जो कि उसके ऑपोजिट ऑर्डर में लिया जाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गिवन है कि ए और बी इन द सेम ऑर्डर गिवन है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट इज द आर वेक्टर दैट इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर। जैसे ये अगर ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, सो ये दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये कैसे ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर ऑपोजिट ऑर्डर होगा तो ये ऐसे मूव करेगा, सो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो उनके ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ये दोनों और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसी जो ट्रायंगल का साइड्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, तो जनरली बोलने का मतलब है कि इनका लेंथ और उनका डायरेक्शन सेम होगा, तो उसमें हम लोग उसी से ही हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, उसी ट्रायंगल के ऑपोजिट जो ऑपोजिट ये है उसे क्या बोल ऑपोजिट साइड है उसका हम लोग रिजल्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ पर गिवन है, जैसे यहाँ पर आप लोगों का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला गिवन है, क्या है, दैट इज आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये 2ab कॉस थीटा कैसे आया इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो जैसे ये ट्रायंगल गिवन है, तो ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, उसका 90 डिग्री नहीं है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट उसका एडिशन ए और बी को यूज़ करके उसका रिजल्टेंट निकालें, तो हम लोग उसी ट्रायंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस, ये है ए, ये बी है और ये आर है। तो यहाँ पर एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, सो इट विल बी 90 डिग्री। सो it will be the 90 degree. So here it is the resultant vector, this is a vector and this is b vector. तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है,
v vector and it is a vector. तो अगर इसको हम लोग थीटा ले लें, लेट दिस इज द थीटा, यहाँ पर लेट दिस इज द थीटा, ठीक है, ए बी एंड सी। तो हम लोग जब कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, तो इट विल बी ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, कॉस थीटा। तो ए सी क्या होगा, ए सी विल बी ए बी कॉस थीटा, होगा कि नहीं। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो यहाँ पर जैसे हम लोगों का ए सी जो है क्या होगा, वो ए वेक्टर प्लस हम अदर ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमारा ट्रायंगल तो ऐसे था ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा हम लोग को वही कंसिडर करना है। तो जनरली यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर, लेट इट इज आर, इट इज ए प्लस सी। तो यहाँ पर अगर हाइपोटेनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर इज इक्वल टू, अगर वो ट्रायंगल जैसे यहाँ पर गिवन है ए सी बी, सो आर, इट इज आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। सो सी बी is given as b and ab is given as a plus some point. तो ab is actually ab is it can be written as 2ab cos theta, b and it will be b square plus 2ab cos theta. तो इसी को सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये घर पे ट्राई कर सकते हो कि ये आर का मैग्नीट्यूड कैसे आया, जैसे मैंने बताया उसी फार्मूला को यूज़ करके। तो सिमिलरली हम लोग बी का ये जो डायरेक्शन उसका हम लोग निकाल सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आप लोगों को जनरली इसका डेरिवेशन नहीं आता, तो आप लोग इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड होगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल रूट ओवर, एंड डायरेक्शन विल बी बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसका हम लोग ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी देख सकते हैं। वो क्या गिवन है, इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द पार्टिकल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या है, ये जो रिप्रेजेंटेड है वेक्टर्स, इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर एक सिंगल पार्टिकल पे तीन वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, बॉम्बार्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी वेक्टर का इक्वल वेक्टर में क्या ले सकती हूँ, ये भी ले सकती हूँ। तो वो एक क्या हो रहा है, ट्रायंगल बना रहा है ना ये तीनों। तो अगर एक सिंगल पार्टिकल पे थ्री वेक्टर्स, मतलब इफ थ्री वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एक सिंगल पार्टिकल के, और उन लोगों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो हम लोग उस बोल सकते हैं वो दैट पार्टिकल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो उसको हम लोग मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग एक सिंगल पॉइंट पे भी एक्ट करा सकते हैं अगर हम लोग उसका इक्वल वेक्टर ले लें। अगर ये आर वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दिस इज द इक्वल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, और वो एक्ट कर रहा है एक सिंगल पार्टिकल पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि सेम थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है। देन द डिरेक्शन इज ऑल्सो सेम, यहाँ पर भी वही बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पर भी अगर Q और P Q में लिया गया है तो Q साइन थीटा एंड P प्लस Q कॉस थीटा में होगा। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर सेम, लेकिन इसमें एक चीज़ सिर्फ डिफरेंट हो जाएगा कि अगर एक पैरेललोग्राम के साइड्स अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर्स को, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ का जो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन में लिखा है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली at a point are represented in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram drawn from a point, their resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों का ओ ए यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये हो गया लेट पी एंड दिस इज द क्यू वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक वेक्टर है पी वेक्टर एंड दिस वन इज द क्यू वेक्टर, और उनका ऑर्डर क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो, अगर ये दो साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम का, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसका डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो सिमिलरली यहाँ पर जैसे ड्रॉन है, जैसे ये वाला, इसको लेट यहाँ पर थीटा ले लिए, तो हियर दिस होल एंगल विल बी थीटा। तो इसको कंसिडर करके हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज योर टास्क कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर आप लोग कैसे यहाँ से निकाल सकते हो। ये एक्सप्रेशन इसको यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप लोग इसे निकाल के देखना वंस। देन इसका डायरेक्शन भी आप लोगों को यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। देन आता है इसके कुछ केसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा गिवन है, सो थीटा कैन बी, हम लोग 3 केसेस कंसिडर करेंगे कि थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज इन सेम पैरेलल डायरेक्शन, एंड इट विल बी 90 डिग्री जब वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, देन इट विल बी 180 डिग्री जब वो एंटी पैरेलल होंगे। सो जैसे एक्सप्रेशन में क्या गिवन था, रिजल्टेंट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का होल रूट ओवर। तो जब हम लोग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो बाय पुटिंग हियर तो कॉस थीटा विल बी 1, तो ये क्या हो गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया। तो जब थीटा और जब टू पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली टू गिवन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का सम होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो 0 डिग्री होगा, दैट इज इट विल कोइंसाइड विद दोज ऑफ द, वो जो दो वेक्टर होंगे उसका रिजल्टेंट वेक्टर उन्हीं दो वेक्टर्स को कोइंसाइड करेगा और उसी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे लिखा है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन is equal to the sum of their magnitudes and the direction of the resultant coincide with those of the two vectors। जैसे a वेक्टर एंड b वेक्टर अगर एक गिवन है सेम ही डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड मिला के जितना होगा वही होगा, और उसका डायरेक्शन उसी सेम डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा। तो देन आता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस थीटा हो गया -1 एंड साइन थीटा विल बी 0। तो यहाँ पर जब p प्लस क्यू आया था, यहाँ पर वो आ जाएगा p माइनस क्यू, तो वो क्या होगा, टू वेक्टर्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा,
जो बड़ा वाला वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में ही उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड अदर वेक्टर इज गिवन एज बी वेक्टर, तो उसका जो डायरेक्शन रिजल्टेंट होगा वो उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद इतना ही बचेगा। तो उसका जो डायरेक्शन जो होगा उसका डायरेक्शन विल बी अलोंग द बी वेक्टर डायरेक्शन। देन आता है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, तो cos थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। देन सॉरी हियर इट विल बी, here it will be cos theta is equal to 0, this is wrong, written wrong, this will be cos theta will be 0 and sin theta will be 1। तो उसी वैल्यू को हम लोग जब रिजल्टेंट पे पुट करेंगे तो यू विल गेट r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट ओवर एंड बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू बाय पी। तो यहाँ पर क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर is equal to the square root of the sum of the squares of magnitude of the two vectors and direction of the resultant depends upon their relative magnitude। उनका जो डायरेक्शन क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड कितना है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर Q का मैग्नीट्यूड जितना होगा एंड P का मैग्नीट्यूड इतना होगा, उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसी का टेन इनवर्स हम लोग जब निकालेंगे तो उसी का जो डायरेक्शन है वही गिव करेगा और वही उसी पे ही वो डिपेंड करेगा। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। देन बाय दिस वी आर क्लोजिंग द क्लास। थैंक यू।